आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में कुछ नए शब्दों का प्रयोग होगा, कुछ नई अवधारणाओं का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो समय काल में इतिहास, जैसे एक दो बच्चों ने कहा कि सर आप जो कहते हैं और जो किताबें रखी हुई हैं इग्नू और ये सब, उसमें अलग तरीके, जैसे कल मुझे योजना का ही एक फ़ोटो खींच के भेजा कि वो कहते हैं कि जो भारत सबसे यंगेस्ट डेमोक्रेसी, और आपने बताया था कि भारत सबसे ज़्यादा पुरानी डेमोक्रेसी है। तो कई बार ये विरोधाभास होता है। कुछ कारण थे कि मैं इतिहास नहीं पढ़ाता था, उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरा जो रिसर्च है वो एक अलग तरह का है। तो वो एक अलग तरह का एक जो है डायमेंशन क्रिएट कर। लेकिन इतिहास में हमेशा ये एक बात याद रखिएगा कि हिस्ट्री में हमेशा एक मौका होता है कि आप वहाँ पे विरोध कर सकते हैं, विरोधाभास रख सकते हैं। जैसे इसी के बारे में बात करेंगे। फिर बताया कि कैसे कल्चरल सेटअप में, जो हम कल्चर के बारे में बात करते हैं, कैसे कल्चरल सेटअप में हमें एक अलग डायमेंशन देखने को मिलता है कि जहाँ पर हमने देखा कि सांस्कृतिक रूप से हमें एक अलग पहचान, मान्यताएं, पूजा पद्धतियां हमें दिखाई पड़ती हैं, तो हमें अपनी संस्कृति में एक नया इनपुट दिखाई पड़ता है और वहाँ से हम इसको मेडाइवल समय कहते हैं, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं। फिर हमने कल माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो आइडेंटिटीज़ के बारे में बात किया कि कैसे जब अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है, जब हम समाज में प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं, रिएक्शंस आ जाते हैं, तो कैसे हम छोटी छोटी पहचानों को पकड़ लेते हैं। आज हम उसी को और एलेबोरेट करेंगे, उसके और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे आज। लेकिन इतिहास को कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पहली क्लास मेरी याद करो, जब मैंने हिस्ट्री शुरू किया था, कि इतिहास देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आज जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं कि आज अगर हम बात करें तो ये एंशियंट प्राचीन भारत हो गया, ठीक है, ये हमारा मेडाइवल हो गया और ये हमारा मॉडर्न हो गया। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न, ये किसके नजरिए से? मॉडर्न, आधुनिक। अरे मतलब जहां से ब्रिटिश आते हैं, यूरोपियन आते हैं, वो मॉडर्न हो गया। ये कैसे हुआ भाई? लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, आपको याद होगा मैंने 3 पुरानी किताबें दिखाई थी डॉक्टर मुखर्जी की। ऐसा नहीं कि अंग्रेज केवल सफेद रंग के थे, अंग्रेज कई बार जो है वो इस कलर के भी है। तो डॉक्टर मुखर्जी की मैंने आपको किताब दिखाई थी, उसमें 3 वॉल्यूम, जानते हो उसमें ये हमारे पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। आप ये जान के आश्चर्य करेंगे। जैसे हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो मुझे ये शब्द ही समझ में नहीं आता, कर ये जो कहा गया है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अभी आपकी ज्यादातर आपकी डॉक्यूमेंट्रीज, आपकी बुक्स इसी के आसपास घूमती हैं। बट जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, वो जानते हो भारत को किस रूप में याद? कोई मुझे बताएगा क्लास में? तुम्हें आज की बहुत सी समस्याओं का समाधान तुम्हें देके जा रहा हूं, और आज तुम्हें आईआर का एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। ये एनसीईआरटी जैसे इसमें बात करता है, तो एनसीईआरटी कहता है कि भाई प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आज तुम्हें समझ में आएगा कि हम इसको मध्यकालीन या आधुनिक क्यों कहते हैं। हमें संस्कृति, समाज, रहन सहन, परंपराओं, मान्यताओं, ठीक है, पूजा पद्धतियों, समाज के संगठनों, राजनीतिक संगठनों, जो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब में हमें एक स्पष्टता दिखाई पड़ती है, एक अलग ही रूप रंग दिखाई पड़ता है। तुम्हें पता है कि ब्रिटिशर्स या वेस्टर्न जो है वो इतिहास को किन 3 हिस्सों में विभाजित करते थे? कोई मुझे बताएगा? मैंने लास्ट टाइम पढ़ के बताया था, अगर उस क्लास में थे, मैंने आपको 3 वॉल्यूम दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी, छोटी छोटी किताबें, कि किस तरह से ये जो है वो ब्रिटिश के ही रूप में ये लिखने वाले थे, इंडियन राइटर्स। ये प्राचीन, मध्यकालीन, ये तो हम आज मॉडर्न टाइम में एनसीईआरटी कहता है, हम इस रूप में इसको पढ़ते हैं। बट पूरी जो ब्रिटिश मान्यताओं और भारतीय जो मैंने आपको राय मजूमदार, चौधरी, मुखर्जिया की बुक जो तुम्हें दिखाई थी, एक बहुत पुरानी सी किताब मेरे हाथ लगी थी, रेयर ऑफ द रेयर बुक है। तो ये सब जो है किस रूप में भारतीय इतिहास को लिखते थे? इरफान हबीब, बहुत नाम, कंट्रोवर्शियल नाम सुनते होंगे। अब इनकी ट्रिक देखो, ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन बनाते हैं। फॉल्ट लाइन मतलब होता है जब समाज में जो चीजें जुड़ती हैं तो उनके बीच में दरार होती है, दरारों को बढ़ा देने का काम। ये लिखते थे इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में, इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में ये लिखते थे। भारतीय इतिहास 3 भागों में था। हिंदू हिस्ट्री, अब तुम्हें सारी साजिश समझ में आ जाएगी। हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और ब्रिटिश इतिहास। हम अपने इतिहास को जब देखते हैं, हम गंगा जमुना समय, हम मध्यकालीन में कहते हैं, हम विभाजन नहीं कर रहे हैं, हम धर्म के आधार पर विभाजन कर ही नहीं रहे हैं। कहां लिखा है? मध्यकालीन भारत में हिंदू भी था, भक्ति काल भी था, सूफी काल भी था, संगम काल भी था, सब कुछ था। यहाँ पे समझ सुधार भी वहां पे हुए। यहाँ रसखान भी थे, यहाँ कबीर भी थे, यहाँ पर जो है गालिब भी रहे, इसके उत्तरार्ध में रहे, तो सब कोई यहाँ पे था।
हमने विभाजन ही नहीं किया पूजा पद्धति अल्पसंख्यक बहुसंख्यक प्राचीन मान्यताओं में। लेकिन इन कमबख्तों ने अपने इतिहास को, मुखर्जी मैंने पढ़ के बताया ना, उन्होंने लिखा हिंदू हिस्ट्री। इन्होंने बताया कि रिलीजन हमेशा डोमिनेंस रहा है, और इसलिए नहीं कि इससे उनको कोई लाभ, इनको ये पता चल गया कि ये फॉल्ट लाइन मजबूत कर दो, और यही बीमारियां आज भी हमारे यहां चल रही हैं। इन्होंने बताया कि ये कभी एक साथ नहीं थे, ये राष्ट्र का, गंगा जमुनी संस्कृति का हिस्सा नहीं थे, जो कल पढ़ाया था तुम्हें। शिवम ने लिखा है, जेम्स मिल ने, बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत बड़ा, ये सिर्फ जेम्स मिल नहीं था, बहुत से लोग थे, ठीक है। और भारत को कभी एक राष्ट्र के रूप में उभरने नहीं देना। जब उन्होंने आए थे, मैंने आपको बताया था ना, लास्ट टाइम पढ़ाया था, जब आए और भारत में सबसे पहले उन्होंने भगवत गीता से लेकर कालिदास, इन सब का जब उन्होंने अनुवाद कराया, तो उन्हें समझ में आ गया कि उनकी औकात, उनकी सभ्यता हमारे सामने बहुत छोटी है। तो बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया, और इतिहास को ही धर्म के आधार पर बांट दिया गया, पद्धतियों के आधार पर बांट दिया गया कि पूजा पद्धतियां क्या होगी। और इसका पीछे पर्पस था, और सिर्फ भारत नहीं, ब्रिटिश, ये वेस्टर्न ने जहां जहां शासन किया है, वहां पर उन्होंने ऐसी लाइनें ड्रॉ की हैं, यहां पर धर्म के आधार पर, अफ्रीका में नस्लों के आधार पर, रेसिकल एथनिसिटी के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर ऐसी लाइनें ड्रॉ की हैं, इजराइल फिलिस्तीन के आधार पर, जो हमेशा खून पीती हैं। ये जो सत्ता है, ये जहां जहां इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, और जब वहां से जाने की इनकी नौबत आई, तो इन्होंने ऐसी लाइनें ड्रॉ की हैं जो पूरे जीवन भर ब्लड बाथ में रहेंगी, आपस में ही लड़ती रहेंगी, ताकि जब वो आपस में लड़ती रहेंगी तो वो कमजोर पड़ जाएंगी, और कभी इनके शासन पर आंच नहीं आएगी, या इनकी मदद मांगी जाएगी। और ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये मदद करने के नाम पर अपनी दैवीय शक्ति, अपनी जो पावर है जो इनको क्राइस्ट ने दी है, वो उसको पूरी दुनिया को बचाने के लिए मसीहा के रूप में आएंगे। ये मसीहा बनने की इनकी बड़ी तमन्ना रही है। क्लियर? सो भारत के इतिहास को ब्रिटिश और ब्रिटिश मान्यताओं के भारतीय इतिहास, ऐसा नहीं कि वो खाली वहां लंदन में है, यहां भारत में भी बहुत बड़ी उनकी संख्या थी। वो हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फूट डालो, राज करो। तो धीरे धीरे बार बार ये बात करते करते इसको ये लगने लगा, अरे यार ये लोग तो अलग हैं। तो गलत थोड़े ना हो रहा है कि जो पाकिस्तान का क्रिकेटर कह रहा है, अरे जानते हो सबसे अच्छा पल क्या था भारत पाकिस्तान की मैच में, वो फलाना हमारा क्रिकेटर हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ रहा है। अरे एक तो पूरा बकलोलों का देश है, वो एक ही साथ विभाजित हुए एक दिन में, आज भारत कहां पहुंच गया और वो कहां पहुंचा हुआ है, फिर भी उसको समझ में, उसी बात में खुश है कि बीच मैदान में बैठकर उसने हिंदुओं के बीच में उसको बोला, हर्ष भोगले ने बोला माफी मांग लो, बोला नमाज पढ़ लिया, इसी में खुश है। पर कैपिटा इनकम, भुखमरी, गरीबी, ठीक है, आगे बढ़ना, भ्रष्टाचार, ये मुद्दा ही नहीं उनके यहां। तो उन्होंने पूरी प्रतिक्रिया और क्रिया के बीच में अपने आप को डाल दिया है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये केवल इबादत का तरीका है, और खुदा के साथ जो जोड़ता है, भगवान के साथ जोड़ता है, जीसस के साथ जोड़ता है, उसका एक ही मकसद होता है, अपने आप को ऊपर लेकर जाना। पढ़ा होगा आप लोगों ने। अरुण ने लिखा, अंग्रेज हमारे साथ खेल गए। बेटा अंग्रेज तुम्हारे साथ नहीं खेले हैं। आज अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। अफ्रीका, रवांडा जैसे देश जो है, उसकी लाइन ने 25-25 लाख लोगों का खून पिया है। सूडान 25-25 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया, और वो जेनेवा में बैठ के उन्होंने अफ्रीका को स्केल से बांट दिया, दो विरोधी गुटों को एक साथ कर दिया, दो दोस्त गुटों को अलग अलग देश बना दिया, और वो जहां गए हैं, जहां से पश्चिमी ताकतों ने अपनी स्थान छोड़ा है, वहां वो ऐसी लाइन ड्रॉ कर कर गए हैं जो हमेशा खून पीती रहे। क्लियर? चले, तो वो हमारे इतिहास को इस रूप में प्रचारित करते रहो, और निश्चिंत रहो ये हमारे यहां बात होती। इसीलिए इसको लगता है कि ये उसका अस्तित्व खत्म कर देगा, इसको लगता है ये हमारा हक छीन लेगा, जबकि ये दोनों मिलकर भारत का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी मिलकर जितने भी हैं। अब कोई कहे पारसी क्या कर रहा है, अरे पारसी ये टाटा, जेआरडी टाटा से लेकर रतन टाटा तक वही बैठे हुए हैं, तो इकोनॉमी में सबसे ज्यादा उनका जो है दबदबा है। राइट? तो ये हिस्ट्री को हमारे देखने का तरीका रहा। आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे जब हम माइक्रो आइडेंटिटीज की तरफ जाने लगे, तो एक प्रॉब्लम, जैसे कल मैंने आपको बताया था, राजपूत, मराठा, पीजेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोसाइटीज जो है बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, धीरे धीरे अगले पॉइंट में हम देखते हैं।
धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो डिवीजन्स थे वो काफी हद तक सामुदायिक होते चले गए। मतलब जैसे मान लो राजपूत हो गए, तो अब यहां पर हो गया कि भाई राजपूताना क्लान के सैनिक आने लगे एक जगह कि हम अपने शान के लिए, अब राष्ट्रीय अस्मिता नहीं रह गई। तो मैक्रो आइडेंटिटी होती है, इसमें राष्ट्र होता है। जब एक राष्ट्र एक झंडे के नीचे हो तो माइक्रो आइडेंटिटी हो गई, यानी कि एक बहुत बड़ी पहचान, इसको हम व्यापक पहचान कहते हैं, ऊपर की तरफ जा रही है। एक होती है माइक्रो आइडेंटिटी। तो पहले ये आगे इसमें, तो जब मैक्रो आइडेंटिटी, तो भारत की सेना हुआ करती थी, भारत की सेना, मौर्य वंश की सेना, मौर्य वंश का शासन है, अखंड भारत है, गुप्त वंश हो गया, ठीक है। इस पे जब माइक्रो आइडेंटिटी तैयार होती है तो फिर ये राजपूताना सेना हो गई, ये मराठों की सेना हो गई, मराठी बोलने वाले रहेंगे इसमें, ठीक है। ये जो है वो सिखों की सेना हो गई, पंजाबी बोलने वाले या जो सरदार जो होंगे उस सेना में होंगे, इस तरह के लोग होंगे। वो अपनी जातीय समूह, अपना जो सेगमेंट है उसको जो है सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। उनके लिए राष्ट्र की पहचान जो है गौड़ हो जाएगी कि जो राष्ट्र का दुश्मन है, जो नेशन का दुश्मन है, ब्रिटिशर्स मान लो, यहां पर ये मान लो मैं यूनियन जैक बना दे रहा हूं फॉर एग्जांपल, ये राष्ट्र का दुश्मन, भारत का दुश्मन ये यूनियन जैक है। लेकिन उसने अपने सबसे पहले लिटरेचर को बदला। लिटरेचर बहुत खतरनाक चीज होती है। उसने इतिहास को ही बदल दिया, हमारी किताबों को ले गए, अनुवाद कराया, हमें पहली बात हमारी शिक्षा व्यवस्था से दूर कर दिया, हमें हमारी चीजों से दूर कर दिया और अपनी चीजें ठूसनी शुरू कर दी। बताया भारत का भी राष्ट्र था ही नहीं, क्योंकि इसको तो भारत पे कब्जा करना था। इसने देखा अरे यार धीरे धीरे यहां पर जो है वो माइक्रो आइडेंटिटीज निर्मित हो रही है, ये राजपूत आपस में ही लड़े पड़े हैं, अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने ग्रुप को लेकर मराठा अपनी तरफ जा रहा है। आप जानते हो इतिहास में आगे आप पढ़ेंगे, कोई भी नहीं जीता, एक ही शक्ति अगर जीती और वो कौन थी? अंग्रेजी। जबकि इनके तुलना में इसके पास कोई नंबर ही नहीं था। न टीपू सुल्तान जीते, न जो है वो मैसूर युद्ध जीत पाए, न राजपूत जीत पाए, न जो है भोसले, सिंधिया, कोई नहीं जीत पाया। कोई अगर ईमानदारी से लड़ा भी तो वो जीता नहीं, वो जीता नहीं। राइट, ये स्थिति आ गई। अंत में विजेता कौन बन के निकला? सभी यूरोपियन ताकतों में भी सबसे ज्यादा विजेता कौन निकला? ये निकला। और राष्ट्र के ऊपर किसने कब्जा किया? 190 साल तक हमें गुलाम रखा ना, 190 ईयर्स। तो इतना बड़ा राष्ट्र, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी सेनाएं, और कुछ पिद्दी भर लोगों से जो उतनी दूर से नाव से होकर चले आए, उन्होंने जो है वो काम कर दिया। क्लियर? सो दिस इज द फैक्ट। ये हमें आज भी समझना पड़ेगा। ये मत समझना, मैंने एक आपको बात समझाई थी कि इतिहास खुद को दोहराता है, और अगर हम आज भी इस तरह माइक्रो आइडेंटिटीज में लड़ते रहे तो एक और बैठा हुआ कोई ना कोई आकर तुम्हारी जो है वो चीजों पर कब्जा करना शुरू, तो क्योंकि तुम्हें उलझा के रखेगा। आज सोशल मीडिया इनका बड़ा हथियार है, तुम्हें लड़वा रहे हैं, पूरे दक्षिण एशिया को लड़वा रहे हैं, आपस में जो है फाइट करा रहे हैं। इनको पता है इनको बाजार चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान ही कभी नहीं जाए मूल मुद्दे पे कि हम सेमीकंडक्टर नहीं बना पा रहे हैं। आज जाकर हम सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, हम इनसे खरीद रहे हैं। इनका फेसबुक, इनका जो है फलाना ट्विटर, इनका ये वहां बैठे बैठे ट्वीट कर देते हैं, इनके रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो अब ऐसी फेसबुक पे लगातार उंगली उठ रही है कि वो उसने जो है वो बहुत ही पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए। तो अब ऐसी कंडीशन में ये हमें उलझाए हुए हैं, और इनकी कंपनियां स्पेस में स्टेशन बना रही हैं। ये आने वाले भविष्य की तैयारी कर रहे हैं कि अमीर लोगों को कैसे वहां अंतरिक्ष में लेकर जाना है। इनको पता है पृथ्वी नरक बन जाएगी जल्दी ही, ठीक है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से चीन और भारत को सबसे ज्यादा जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन उस रिपोर्ट में यह कहां लिखा है कि सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जिम्मेदार है? सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसको उठाना पड़ रहा है? चीन और भारत को उठाना पड़ रहा है। 88 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हमें हर साल उठाना पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन के लिए। लेकिन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तो अभी हमने जो है अंगड़ाई लिए, समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ जाना हमने 20-25 साल से शुरू किया है। और तुम चाचा चौधरी जो है तुम्हारे भाप के इंजन से 1776 से तुमने जो कहानी शुरू की, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू किया, फिर अमेरिका चला गया, तो तुमने जो कुकर्म किया उसकी सजा हम भुगत रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट ये बात नहीं कह रही है। रिपोर्ट कह रही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत और चीन को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कौन है इसका सबसे बड़ा पापी, इसके बारे में बात नहीं हो रही है।
अब यतेंद्र ने लिखा है सर क्या इंडिपेंडेंस से पहले भारत एज अ नेशन एग्जिस्ट करता था? इस सवाल को संभाल के रख लो। इन्होंने पूछा है क्या इंडिपेंडेंस से पहले भारत एज अ नेशन एस्टेब्लिश करता था? अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आज ही का चैप्टर पढ़ाऊंगा, आज ही बताऊंगा हमारा आर्किटेक्चर क्या था। क्या एक बिखरा हुआ राष्ट्र इतना बेहतरीन लोहे का सामान, मेटलर्जी, मेटालिक सेगमेंट्स, हमारा आर्किटेक्चर, तुम जरा आज मैं तुम्हें जो है वो चित्रकूट परिहारों के, जब मैं शिल्प के बारे में आज या कल पढ़ाऊंगा, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे विश्वविद्यालय की रिपोर्ट पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए कहा आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे विश्वविद्यालय की रिपोर्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसके पढ़े हुए अंग्रेज भारतीयों ने भारत का इतिहास ही अलग तरीके से लिखा। राष्ट्र की परिभाषा क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तुम एक बिखरे हुए सेगमेंट में तुम एक राष्ट्रवाद की भावना कैसे लेकर आ सकते हो? तुम इंडिया से पहले भारत तो स्टैब्लिश था, आर्यवर्त तो स्टैब्लिश था, इतना बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम तो एस्टैब्लिश था विभिन्न पहचानों के साथ। और आज मैं तुम्हें उसका तर्क से जवाब दूंगा। तुम मुझे बताना, ये सवाल का जवाब मैं तुमसे चाहूंगा, मैं नहीं दूंगा। ये सवाल का जवाब मैं तुमसे चाहूंगा, क्या वाकई में आजादी से पहले भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं था? तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह से हमें समझ में आता है कि जब हम माइक्रो आइडेंटिटीज की तरफ जाने शुरू कर देते हैं और संघर्ष कर लेते हैं, कल हमने एक वर्ड यूज किया था अस्तित्व का संकट, तो वहां जब हम ये काम कर लेते हैं तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और एक ताकत, ऐसा नहीं कि अभी बदल गई है, ताकतें हैं, ताकतें तुम्हें आज भी उतना ही मजबूर करी, आज भी देश में विभाजन है। तो इसमें क्या होता है, जब मैंने, आपको याद होगा मैंने मेंस की क्लास में आपसे कहा था कि राष्ट्रीय विमर्श एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं हिस्ट्री में इसको पढ़ा रहा हूं, और राष्ट्रीय चिंतन, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। कभी भी किसी राष्ट्र को उदय करना हो, और इतिहास में जब जब हमें इतिहास सिखाता है हम कब कब उभरे हैं, वो चाहे वो मौर्य वंश का समय रहा हो, गुप्त वंश का रहा हो, अकबर का समय रहा हो, कोई भी समय रहा हो, राष्ट्रीय विमर्श और राष्ट्रीय चिंतन, विमर्श का मतलब होता है कि जब राष्ट्र के बारे में मैं बात करने लगूं, नेशन के बारे में बात करूं, और चिंतन का मतलब होता है कि जब मेरे जीवन में, मेरी पद्धतियों में राष्ट्र सर्वोपरि हो जाता है, नेशन सबसे पहले आ जाता है। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जब होता है, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया नेशन स्टेट, जो वेस्टर्न अपने साथ लेकर आता है। तो राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम इतिहास से सीखते भी हैं। आज जिस तरह से हम चीजों को कर रहे हैं, पूरा मीडिया एक साल सुशांत सिंह के केस में फंसा रहा, ठीक है, वो जैसे लग रहा देश की पहली आत्महत्या थी, फिर अब ये देश का पहला नौजवान है जो भटक कर जाकर उसने कहां कहां मुद्दा चला गया। मुद्दा हो गया कि अल्पसंख्यक समुदाय का इसलिए सरकार फंसा रही है, मुद्दा हो गया कि कानून ही गंदे हैं, मुद्दा हो गया बच्चे से गलती हो गई, मुद्दा हो गया कि नहीं अब सबको 10 ग्राम गांजा रखने की इजाजत होनी चाहिए। हमारा जो उजांकियन है वो भी चिलम फूक के जो, हाँ सर बताइए आज कौन सी क्लास होगी, मेडावल लेंगे या जो है वो मॉडर्न लेंगे, तो ये अनुमति दे दी जाए, सब कुछ होगा अभी। तो मतलब राष्ट्र में और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। पता नहीं, ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं ऐसे बहुत बड़ा विरोधी हूं इसका, वैसे भी मैं व्यक्तिगत रूप से निजी तौर पे, कि ये सब कुछ चौपट कर देती है। और हमारे यहाँ वो इसी के नाम पर जो है वो इतना कुछ परोस रहे हैं कि पूरा समाज ही वो गलत होता चला जा रहा है। विमर्श और चिंतन का मतलब एक ही होता है? नहीं, विमर्श और चिंतन दो अलग अलग चीज होती है। विमर्श में हम, चिंतन व्यक्तिगत भी हो सकता है, विमर्श व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकता है, ठीक है। विमर्श जैसे मैं तुमसे विमर्श ही तो कर रहा हूं, मैं मेडावल पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी थी, कुछ फैक्ट तुम्हें रटा देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं तुम्हें इस पूरे विमर्श में आधुनिक समय में राष्ट्र यानी भारत के रूप में, इंडिया के रूप में, हम एक राष्ट्र के रूप में, आप आने वाले समय के ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, आप ये प्रशासन संभालने जा रहे हो। आज वानखेड़े के साथ जो हुआ कल आपके साथ भी होगा, आपको भी तोड़ा जाएगा, आपके परिवार को छीछा लेदर कर दी जाएगी, मतलब चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएंगे। अब आप सिर्फ अपनी व्यक्तिगत निष्ठा, अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी पर ही आप टिके रहोगे। जो व्यक्ति जांच कर रहा था उसी के ऊपर जांच बिठा दी, बताओ, यह स्थिति हो गई है। कल को कोई खबर आ जाएगी कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। हो सकता है कि जो मंत्री आरोप लगा रहा वही सबसे बड़ा डाक कार्टेल चला रहा हो, चला ही रहा है। तो कल ये आप भी हो सकते, बचोगे नहीं कि कल आप जब आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईआरएस, दुर्गा शक्ति नागपाल को भूल गए, क्या करने गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए, नदियों से रेत अवैध नहीं निकलना चाहिए। एक मंत्री ही तो था जिसने उसको खड़े खड़े सस्पेंड कर दिया था, एकदम नई नई लड़की जो है अभी आईएएस ऑफिसर बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे सर्विस में अगर जाने की सोच रहे हो, लेकिन सवाल है, विमर्श हम कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि आज की समस्याओं में माइक्रो जो आइडेंटिटीज हैं, माइक्रो जो हमारी थिंकिंग है, वो हमें राष्ट्र चिंतन से दूर लेकर, ये हमारा विमर्श है। अब विमर्श तुम्हारे मन में बैठ जाएगा और चिंतन, वानखेड़े साहब क्या है, मान लो
कि उनका चिंतन है कि मैं एक अधिकारी के रूप में मैंने अपनी जरूरतों को कम करके रखा, ईमानदारी से जीऊंगा, अपनी सैलरी ले रहा हूं और जो मुझे काम दिया गया वो मैं करूंगा। आईआरएस ऑफिसर रहे, तो ये उनका व्यक्तिगत चिंतन है। चिंतन व्यक्तिगत हो सकता है, विमर्श सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों हो सकता है।